किसी भी देश का भविष्य, उसकी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? कई बार जवाब बड़ा हैरान करने वाला होता है। वो शुरू होती है कुछ ऐसे ही साधारण हाथ से लिखे नोट से। इन्हीं पन्नों में लिखे कुछ विचारों ने, आप सोचिए, भारत जैसे एक विशाल देश की नींव रखी थी। तो आज हम उसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि भारत को अपना संविधान, अपना सबसे बड़ा कानून आखिर मिला कैसे। और ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये एक ऐसा संघर्ष है जो 50 साल तक चला। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? देखिए, संविधान सिर्फ एक मोटी सी कानूनी किताब नहीं है। असल में ये नियमों का एक ऐसा सेट है जिस पर एक तरह से पूरे देश की सहमति होती है। यही वो दस्तावेज है जो तय करता है कि देश चलेगा कैसे। सरकार के तीनों हिस्से यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर अपना अपना काम कैसे करेंगे। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। हम सब हमेशा सुनते हैं कि भारत एक रिपब्लिक, एक गणतंत्र है। पर कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है और इसका हमारे संविधान से क्या कनेक्शन है? जवाब बड़ा सीधा और सरल है। भारत एक गणतंत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ देश का जो सबसे बड़ा पद है वो किसी राजा महाराजा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता, उसे जनता चुनती है। और यही सोच, यही सिद्धांत हमारे संविधान की आत्मा है, उसकी जान है। तो सवाल ये है कि ये विचार कि भारत का अपना संविधान हो, ये आया कहाँ से? इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। चलिए उन पहली आवाजों को सुनते हैं जिन्होंने सबसे पहले इसकी मांग की थी। और जैसा मैंने कहा, ये कोई 1-2 दिन या साल का सफर नहीं था, ये दशकों की कहानी है। तो आइए इस लंबे रास्ते के जो कुछ सबसे जरूरी पड़ाव थे उन पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1895 से। सोचिए, उस जमाने में बाल गंगाधर तिलक वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये आवाज उठाई कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक बहुत बड़ी सोच थी। फिर कहानी आगे बढ़ती है। करीब 27 साल बाद 1922 में महात्मा गांधी ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का संविधान कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि खुद भारत के लोग ही बनाएंगे। ये आप कह सकते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की, यानी अपने फैसले खुद लेने की एक बहुत मजबूत आवाज थी। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ। ये मांग अब सिर्फ कुछ लोगों की आवाज नहीं रही, ये एक संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा बन गई। तो चलिए देखते हैं कि उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टियों ने इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया। इस मामले में सबसे पहला बड़ा कदम उठाया स्वराज पार्टी ने। ये वो पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने बाकायदा फॉर्मली भारत के लिए एक संविधान की मांग की और इसे अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया। इसके बाद साल 1934 में एक और बहुत ही जरूरी आइडिया सामने आया। M.N. रॉय, जो कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, उन्होंने कहा कि संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी एक संविधान सभा होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी सभा जिसमें चुने हुए लोग हों और वह सब मिलकर संविधान का ड्राफ्ट तैयार करें। फिर ठीक अगले ही साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस मांग को ऑफिशियली अपना लिया। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि अब ये मांग आज़ादी की लड़ाई का एक मेन हिस्सा, एक सेंट्रल पिलर बन गई थी। और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग में एक और अहम बात जोड़ दी। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी ना, उसके सदस्य एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर चुने जाने चाहिए। मतलब हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक हो। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी प्रोग्रेसिव, कितनी आगे की सोच थी। तो एक तरफ तो भारतीय नेता और पार्टियां लगातार ये मांग कर रहे थे, पर सवाल ये है कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, उनका क्या रिएक्शन था। कहानी का अगला हिस्सा इसी पर है। बात है 1940s की। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार को जंग के लिए भारतीयों के सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। तो उन्होंने ऑगस्ट ऑफर के जरिए पहली बार ये माना कि हाँ, भारत का संविधान होना चाहिए। लेकिन यह बस एक सैद्धांतिक मंजूरी थी, मतलब बात पूरी पक्की नहीं थी। फिर 2 साल बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इनका प्रस्ताव था कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारत में संविधान सुधारों पर काम होगा। एक और कोशिश, एक और वादा। पर सवाल वही था, क्या ये काफी था?
जवाब था बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के इस प्रस्ताव को एक लाइन में खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है, वो भी एक ऐसे बैंक का जो डूब रहा है। मतलब एक ऐसा वादा जो भविष्य में पूरा होगा, और वादा करने वाले पर ही भरोसा नहीं। इससे साफ था कि भारतीय लीडर्स को अब इन आधे अधूरे वादों पर जरा भी यकीन नहीं था। क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया, लेकिन इसके बाद आखिरकार वो वक्त आया जब संविधान सभा बनने का रास्ता साफ हो गया। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया ही बदल गई थी। ब्रिटिश सरकार को भी ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अब भारत पर ज्यादा दिन हुकूमत नहीं की जा सकती। अब सवाल ये नहीं था कि भारत आज़ाद होगा या नहीं, सवाल ये था कि पावर ट्रांसफर होगा कैसे। और इसी पावर ट्रांसफर के प्रोसेस को फाइनल करने के लिए 1946 में एक हाई लेवल कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे और इनका बस एक ही काम था, ये तय करना कि सत्ता कैसे सौंपी जाएगी। और आखिरकार इसी कैबिनेट मिशन के प्लान के आधार पर भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा बनी। वो सपना जो 50 साल पहले देखा गया था, वो लंबा संघर्ष अब जाकर रंग लाया था। भारतीयों को अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य खुद लिखने का हक मिल गया था। तो सोचिए जरा, 1895 से लेकर 1946 तक आधी सदी से भी ज्यादा का संघर्ष सिर्फ एक दस्तावेज के लिए। ये लंबी लड़ाई हमें इस एक किताब, हमारे संविधान की कीमत के बारे में क्या सिखाती है?